मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय अभिनव भारत एकेडमी में एक बार आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ। आज मैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में समकालीन राजनीतिक मुद्दे के क्रम में शीत युद्ध के कारण के क्रम को आगे बढ़ाते हुए शीत युद्ध के क्या कारण थे, क्योंकि ये शीत युद्ध जो पिछले वीडियो में आपके समक्ष अध्ययन किया गया था, अब उसके अंतर्राष्ट्रीय जगत में क्या समस्याएं आई, क्या प्रॉब्लम आए, जिसके कारण ये कोल्ड वार जो है अंतर्राष्ट्रीय जगत में दुनिया के समक्ष पैदा हुआ। तो शीत युद्ध के कारण द्वितीय विश्व युद्ध में, जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बताया गया, कि दो महाशक्तियां संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ को जन्म दिया। महायुद्ध की समाप्ति के बाद दोनों महाशक्तियां युद्ध से प्राप्त लाभ की स्थिति को बनाए रखना चाहती थी और अपने प्रभाव के विस्तार के लिए उत्सुक थी। एक तरफ यह उत्साह सोवियत संघ में, दूसरी तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका में चरम पर था। उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति के मार्ग में एक शक्ति दूसरे के लिए बाधक थी। दोनों ही पक्षों को एक दूसरे से कुछ शिकायतें थी। वे शिकायतें ही मूल रूप से शीत युद्ध की उत्पत्ति का कारण थी। शीत युद्ध का प्रमुख कारण ऐतिहासिक कारण माना जाता है। कुछ पर्यवेक्षक शीत युद्ध का कारण 1917 की बोल्शेविक क्रांति में ढूंढते हैं। सन 1917 की बोल्शेविक क्रांति के समय से ही पश्चिमी राष्ट्र सोवियत संघ को समाप्त करने का प्रयत्न कर रहे थे, क्योंकि साम्यवाद एक विश्वव्यापी आंदोलन था जिसका अंतिम उद्देश्य पूंजीवाद को समाप्त करके पूरे विश्व में साम्यवाद का प्रसार करना था। ब्रिटेन ने सोवियत संघ को 1924 और अमेरिका ने उसे 1933 में ही मान्यता दे दी थी। पश्चिमी देश साम्यवादी रूस को नाजी जर्मन की अपेक्षा अधिक आशंका की दृष्टि से देखते थे। पश्चिमी देश हिटलर को सोवियत संघ पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। दूसरा कारण शीत युद्ध का था द्वितीय मोर्चे का प्रश्न। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब हिटलर ने सोवियत संघ को भारी जनधन की क्षति पहुंचाई, तो सोवियत नेता स्टालिन ने मित्र राष्ट्रों से यूरोप में नाजी फौजों के विरुद्ध दूसरा मोर्चा खोल देने का अनुरोध किया, ताकि नाजी सेना का रूसी सीमा पर पड़ा दबाव कम हो सके। परंतु रूजवेल्ट और चर्चिल दोनों महीनों तक इस अनुरोध को टालते रहे। सोवियत इतिहासकारों का मत है कि यह देरी अमेरिका और ब्रिटेन के योजनाबद्ध नीति का परिणाम थी, जिससे नाजी जर्मनी साम्यवादी रूस को पूर्णतः ध्वस्त कर दे। इससे स्टालिन को यह समझने में देरी नहीं लगी कि पश्चिमी देश की आंतरिक भावना सोवियत संघ को विनष्ट कर देने की है। तीसरा कारण था युद्धोत्तर उद्देश्यों में अंतर। अमेरिका और सोवियत संघ के युद्धोत्तर उद्देश्यों में भी स्पष्ट मित्रता थी। भविष्य में जर्मनी के विरुद्ध सुरक्षित रहने के लिए सोवियत संघ यूरोप के देशों को सोवियत प्रभाव क्षेत्र में लाना चाहता था। तो पश्चिमी देशों के मत में जर्मन की पराजय से सोवियत संघ के अत्यंत शक्तिशाली हो जाने का भय था। यह देश सोवियत संघ के बढ़ते प्रभाव क्षेत्र को सीमित रखने के लिए कटिबद्ध थे। इसके लिए आवश्यक था कि
पूर्वी यूरोप के देशों में लोकतांत्रिक शासनों की स्थापना हो, जिसके लिए स्वतंत्र निर्वाचन कराने आवश्यक थे। स्टालिन के मत में इन देशों में स्थापित साम्यवादी सरकारें ही वास्तविक जनतांत्रिक सरकारें थी। चौथा कारण था सोवियत संघ द्वारा याल्टा समझौते की अवहेलना। याल्टा सम्मेलन 1945 को रूजवेल्ट, स्टालिन और चर्चिल ने कुछ समझौते किए थे। पोलैंड और सोवियत संघ द्वारा सुरक्षित लुब्निन शासन और पश्चिमी देशों द्वारा संरक्षित लंदन शासन के स्थान पर स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन पर आधारित एक प्रतिनिधित्वात्मक शासन स्थापित करने का निर्णय लिया। लेकिन जैसे ही युद्ध का अंत निकट दिखाई देने लगा, स्टालिन ने अपने वचनों से मुकरना प्रारंभ कर दिया। उसने अमेरिका और ब्रिटिश पर्यवेक्षकों को पोलैंड में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी और पोलैंड की जनतांत्रिक पार्टियों को मिलाने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी। इस तरीके से सोवियत संघ की जापान के विरुद्ध युद्ध में सम्मिलित होने की अनिच्छा और उसके द्वारा मित्र राष्ट्रों की साइबेरिया में अड्डों की सुविधा प्रदान करने में हिचकिचाहट ने पश्चिमी राष्ट्रों के रूस के प्रति संदेह को बढ़ा दिया। मंचूरिया स्थित सोवियत फौजों ने 1946 में प्रारंभ राष्ट्रवादी सेनाओं को तो वहां प्रवेश तक नहीं करने दिया, जबकि साम्यवादी सेनाओं को प्रवेश संबंधी सुविधाएं प्रदान की और उसको संपूर्ण युद्ध सामग्री सौंप दी जो जापानी सेना भागते समय छोड़ गई थी। याल्टा समझौते के विरुद्ध की गई सोवियत कार्रवाई से पश्चिमी राष्ट्रों के हृदय में सोवियत संघ के प्रति संदेह उत्पन्न होने लगा। पांचवा कारण था सोवियत संघ द्वारा बाल्कन समझौते का अतिक्रमण। सोवियत संघ ने अक्टूबर 1944 में चर्चिल के पूर्वी यूरोप के विभाजन के सुझाव को स्वीकार कर लिया था, जिसके अंतर्गत यह निश्चित हुआ था कि सोवियत संघ का बल्गारिया तथा रोमानिया में प्रभाव स्वीकार किया जाए और यह स्थिति यूनान में ब्रिटेन को स्वीकार की जाए। हंगरी तथा यूगोस्लाविया में दोनों का बराबर प्रभाव माना जाए। किंतु युद्ध की समाप्ति के बाद इन देशों में बाल्कन समझौते की उपेक्षा करते हुए सोवियत संघ ने साम्यवादी दलों को खुलकर सहायता दी और वहां सर्वहारा की तानाशाही स्थापित कर दी गई, जिससे पश्चिमी देशों का नाराज हो जाना स्वाभाविक था। छठा कारण ईरान में सोवियत सेना का न हटाया जाना। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सोवियत सेना ने ब्रिटिश की सहमति से उत्तरी ईरान का अधिकार जमा लिया, जबकि युद्ध की समाप्ति के बाद आंग्ल अमेरिकी सेना तथा दक्षिणी ईरान से हटा ली गई, पर सोवियत संघ ने अपनी सेना हटाने से इनकार कर दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ के दबाव के फलस्वरूप ही सोवियत संघ ने बाद में वहां से अपनी सेनाएं हटाई, जिससे भी पश्चिमी देश सोवियत संघ से नाराज हो गए। सातवां कारण था यूनान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप। 1944 में एक समझौते के द्वारा यूनान ब्रिटेन के अधिकार क्षेत्र में स्वीकार कर लिया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की स्थिति बहुत कमजोर हो गई थी, जिसमें ब्रिटेन ने यूनान के अपने सैनिक अड्डे समाप्त करने की घोषणा कर दी। यूनान की शक्ति शून्य प्रदेश को भरने के लिए पड़ोसी साम्यवादी देश अल्बानिया, यूगोस्लाविया, बल्गारिया आदि सोवियत संघ से प्रेरणा के साथ कम्युनिस्ट छापामारों को परंपरावादी राजतंत्री शासन उखाड़ फेंकने के लिए सहायता दी जाने लगी। परिणाम स्वरूप ट्रूमैन सिद्धांत और मार्शल योजना के तत्वाधान में अमेरिका का हस्तक्षेप किया जाना अपरिहार्य हो गया, अन्यथा यूनान के पश्चिमी खेमे में जाना निश्चित सा हो गया था। अब आठवां कारण लेकर के हम आपके समक्ष टर्की पर सोवियत संघ का दबाव पुनः उपस्थित होंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।